So now we are going to start portfolio management chapter. बहुत ही important topic है. आप पूछेंगे कि इसका एग्ज़ाम में क्या वेटेज है. तो एग्ज़ाम में इसका वेटेज लगभग 8 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक हो सकता है. कभी किसी एग्ज़ाम में 8 मार्क्स भी आया है तो किसी एग्ज़ाम में 20-22 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी आए हैं. और इस चैप्टर में आपको थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों ही हैं. न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है लेकिन हर न्यूमेरिकल के पीछे कुछ ना कुछ थियरी छुपी हुई है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस भी है. काफ़ी लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज ए स्पेशलाइज सर्विस और उनके कई क्लाइंट बेस होते हैं जिनको वो अच्छी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करके उनसे इनकम जनरेट भी करते हैं. तो पहले कुछ मिनट हम बेसिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर के क्या गुण होने चाहिए. ये 10-15 मिनट की पहले बातें हो जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे. इस चैप्टर में आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत ही कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे फॉर्मूले भी आएंगे. उसमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे रहेंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे और कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें जस्ट दिया हुआ है और हमें उन फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. इज इट राइट? तो लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल चैप्टर कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय अ पोर्टफोलियो? तो हमारी शुरुआत यहाँ से होगी कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो हमें पता तो होना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्या होगा. इज इट राइट? सो यहाँ पर एसएफएम में या फाइनेंस की दुनिया में पोर्टफोलियो का मतलब होता है टोटल होल्डिंग ऑफ अ सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू एनी पर्सन. टोटल होल्डिंग ऑफ अ सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू एनी पर्सन. तो ये सपोज मेरा पोर्टफोलियो है. अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं. इसके अंदर इक्विटी भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है. इक्विटी में भी फिर कई प्रकार के इक्विटी हो सकते हैं ना. इक्विटी तो एक एसेट क्लास है लेकिन इक्विटी के अंदर हो सकता है कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर हों, टाटा मोटर्स के शेयर हों, इन्फोसिस के शेयर हों, लार्सन एंड टूब्रो के शेयर्स हों. सेम थिंग डिबेंचर भी आपके पास अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है. फिर पोर्टफोलियो में अरे यहाँ पे क्या है, गोल्ड भी हो सकता है. गोल्ड भी तो एक एसेट क्लास है. ठीक है, अगर आप सिर्फ एक ही सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो. फिर आपका पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी एक ही है. यूजुअली कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ एक ही एसेट में पूरा पैसा नहीं लगाता है, वो अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाता है. एंड दिस डिफरेंट एसेट क्लास हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो. ठीक है, तो आप भी देखेंगे आपके घर परिवार में कि आपके पास अनेकों प्रकार के एसेट क्लास हैं. ठीक है, लैंड भी है, कुछ लोगों के पास गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स हैं, पीपीएफ हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, वो आरबीआई के बॉन्ड्स भी रखे हुए हैं, किसान विकास पत्र है. तो ये सब क्या है? ये सब आपके डिफरेंट एसेट है जो आप होल्ड कर रहे हैं और इन सबको मिलाकर हम एक नाम देंगे पोर्टफोलियो. ठीक है, ठीक है. तो पोर्टफोलियो के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो अपने मंत्रियों को बांटती है. वो पोर्टफोलियो ऑफ डिपार्टमेंट हो गया. एक आदमी एनर्जी देखता है, एक आदमी फाइनेंस, एक आदमी डिफेंस. उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं. कुछ लोग मूवी में काम करने के लिए फोटो शूट करवाते हैं, उसको भी पोर्टफोलियो बोलते हैं. ऑफ कोर्स हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा आज, थोड़ी आपकी भी इंटेलिजेंस चेक करनी है कि नहीं.
कि वेयर कैन वी इन्वेस्ट, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, वेयर कैन वी इन्वेस्ट, ये आप नोटबुक में लिख लो, वेयर कैन वी इन्वेस्ट। पहले आप एक लिस्ट बनाओ कुछ 10-15 आइटम की, और फिर मैं अपनी लिस्ट दूंगा, देखते हैं कि आप कितने आइटम विजुअलाइज कर सकते हैं। वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी यू विल हैव टू इन्वेस्ट इट, यू कैन नॉट कंज्यूम एवरीथिंग दैट यू अर्न। तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, आपको जो भी सरप्लस मनी है, आपके एक्सपेंडिचर को इनकर करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे ना। लिस्ट बनाओ, बना लिया, चेक करना इसमें से क्या क्या आइटम लिखा है आपने। इक्विटी शेयर्स लिखा होगा सबने, क्योंकि मैंने पहले ही प्रेजेंट कर दिया था। उसके बाद आप कंपनीज के प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, ओके, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड, डिफरेंट कंपनीज के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं जानते हैं वो सिंपली पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, और जनरली पोस्ट ऑफिस के जो एजेंट है वहाँ पे खड़े रहते हैं और आपको मदद करते हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एनएससी वहाँ पे लोग करवा के देते हैं आपको, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। लैंड एंड रियल इस्टेट, ये भी एक ऐसी एरिया जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, बुलियन, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीएफ। इंडिया में जो एक बहुत पॉपुलर एरिया है वो है बैंक एफडी, क्योंकि सबसे सिंपल है, आसपास की कोई बैंक में जाओ और बैंक वाले आपको थोड़ी देर में एफडी करके दे देते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं और जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जिनकी ज़्यादा है, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। एग्जांपल फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। इनके बारे में एक अलग चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, अभी नहीं, जिसका नाम ही है डेरिवेटिव। कुछ लोग एग्जॉटिक पेंटिंग्स में, बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की होती है और वो आगे बिक भी जाती है। तो ये कुछ एरियाज मैंने लिखे हैं। अब आपने कितने लिखे जरा चेक करना इसमें से। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं हो सकती है, अपने अपने हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर भी हम अगर जाएंगे तो फिर इक्विटी शेयर में भी इतने सारे शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में जहां आपको इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर भी इतनी कंपनीज के प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड अवेलेबल है कि कई बार तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, आज म्यूचुअल फंड भी इतने ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कंपनी के म्यूचुअल फंड में और कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें, राइट। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से समझने के बाद। ऑफ कोर्स हमारा सिलेबस का थियोरेटिकल बेंड ज़्यादा है, प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा कम है, बट स्टिल एक फीलिंग आने के लिए थोड़ा ये चैप्टर बहुत अच्छा है। और जैसा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, आगे चल के आपके क्लाइंट को भी आपको एडवाइस करना पड़ेगा कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। और आप भी आर्टिकलशिप में जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग, ओके, वो भी ये चैप्टर सीख लो तो आप भी अपने पैसे से और पैसा आगे कमा सकते हैं। आदमी दो तरह से पैसा कमा सकता है, वन इज थ्रू हिज जॉब और प्रोफेशन और बिजनेस, एंड सेकेंड इज वन थ्रू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ओके, वॉरेन बफे का तो नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल से, ही इज द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑन दिस अर्थ। ओके, पहले वो फर्स्ट सेकंड नंबर पे भी पहुंच चुके हैं, अभी मे भी 4th 5th पोजीशन पे होगा, लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वजह से। ओके, सो अब आप आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट या थर्ड पैराग्राफ में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो हमारा चैप्टर का हेडिंग है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर। काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी
ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स होती हैं। अब एक मान लो यंग इन्वेस्टर है जिसकी एज 20-25 है, एक होता है सपोज ओल्ड, एक है वेरी ओल्ड, ठीक है, यानी ये सपोज 50-60 वाला कुछ व्यक्ति है और ये भाई साहब एकदम वेटिंग लिस्ट में ही है 75 to 80-85। ओके, क्या इन सब की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी होगी वो सेम होगी या अलग होगी? बोलो, अलग होगी। ये जो है ये रिस्क ले सकता है, ठीक है, तो ही इज अ रिस्क टेकर। ये बोलेगा कि ठीक है मैं अपना पोर्टफोलियो का 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी मेरी इनकम जारी है, तो मैं रुक सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, एंड 20% वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में डालेगा, कैश रखेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो नाउ ही इज नियरिंग रिटायरमेंट, क्या ये भी इतना रिस्क लेगा? नहीं। तो ही माइट जस्ट इन्वेस्ट से 25 to से 30% ऑन हिज ऑफिस पोर्टफोलियो ऑन इक्विटी, बिकॉज अभी वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद ही कैन नॉट टेक मच रिस्क, एंड देन मे बी ऑन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, वहाँ पर उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, मे बी अराउंड 70%। ओके, दिस इज माई जस्ट अजम्पशन, थोड़ा कम भी सी हो सकता है। नाउ दिस पर्सन हु इज वेरी ओल्ड, ही हैज नो सोर्स ऑफ इनकम, he cannot take risk. Okay, so probably for such people the proportion of fixed income securities may be close to 90 to 95%. So what is portfolio manager's role here? Understanding the needs, objectives of different clients and then suggesting accordingly so that based on his objective his returns can be optimized, maximized based on the given objective. Okay, so there is no one size fits all. एक साइज सभी को फिट नहीं होंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, उसमें भी वन हैज टू लुक एट मेल फीमेल है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, उनके खर्च करने की टेंडेंसी क्या है, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी क्या है, और फिर उसके हिसाब से हम उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन सच कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन विच टोटल रिस्क इज मिनिमाइज्ड व्हाइल एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम इट। तो ये इस चैप्टर का थीम रहेगा हमारा, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क एंड विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिटर्न बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर यंग पीपल यू कैन हैव 75-80% in equity and 20 or 25% in fixed income securities. But if you are a very old senior citizen around 75 and above, then maybe you would like to have almost all of your savings in a fixed income security. Okay, as a portfolio manager, what we have to do, we have to choose that portfolio which suits the risk return preference of our client. Okay, different people have different attitude towards the risk, keep that in mind. ये सेंटेंस में बार बार रिपीट करूंगा कि different investors have different appetite for risk. सबकी रिस्क एपेटाइट सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं आपको पता है कितना रिस्की है, लेकिन फिर भी आपने रिस्क लिया, सलाम, ओके, यू आर रिस्क टेकर। तो आप पूरी जिंदगी भर आप ऐसी रिस्क लेते रहेंगे। लेकिन देर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग आउटसाइड डूइंग सम ग्रेजुएशन कोर्स, उनकी रिस्क एपेटाइट कम है, वो जानते हैं कि आई कैन नॉट इन्वेस्ट द प्राइम टाइम ऑफ माई लाइफ, द यूथ ऑफ माई लाइफ इन डूइंग दिस काइंड ऑफ कोर्स वेयर द रिस्क इज वेरी हाई। सो वेलकम, यू आर अ रिस्क टेकर्स। तो आपके लिए जो पोर्टफोलियो होगा और जो बीकॉम वालों के लिए पोर्टफोलियो होगा वो अलग होगा, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। Risk portfolio management also encompasses the evaluation
एंड रिविजन ऑफ द पोर्टफोलियो इन व्यू ऑफ द चेंजिंग रिस्क रिटर्न एंड इन्वेस्टर्स रिस्क प्रेफरेंसेस। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है इन्होंने कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा पीएम, ओके, इसका कोई और अर्थ मत निकालना हमारे इस चैप्टर में। तो पीएम क्या करता है कि वो रिस्क और रिटर्न को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करता रहता है। ओके, जिस स्टॉक की रिस्क चेंज हो गई, जिस स्टॉक की रिस्क चेंज हो गई, तो क्या करेंगे आप उसको, मे बी अगर रिस्क बढ़ रहा है और आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सेल कर देंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। रिवीजन का मतलब है कि सेम पोर्टफोलियो हम कैरी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 25 है, फिर आप चले गए 40 की एज ब्रैकेट में, फिर चले गए 60 की एज ब्रैकेट में। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर इक्विटी डेट का रेशियो अगर मैंने पहले 80-20 था, तो यहाँ पर इक्विटी डेट का रेशियो अब शायद 30-70 हो जाएगा एग्जाम्पल। और जैसे जैसे आप मैच्योरिटी यानी रिटायरमेंट के नज़दीक जाएंगे तो इक्विटी और डेट का रेशियो अब शायद यहाँ पे 10 और 90 भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रिवीजन। उसके अलावा मान लो कंपनी का रिस्क चेंज हो गया तो भी रिवीजन कर सकते हैं। विद इन अ पोर्टफोलियो एक कंपनी का स्टॉक घटाना, दूसरे में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टर का रिस्क प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, पीरियोडिकली वो आपके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करेगा कि जो उसका ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो रहा है कि नहीं, एंड इफ नेसेसरी वो उसको रिवाइज करेगा। डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन चेंज करेगा, इक्विटी में भी हो सकता है वो किसी शेयर को बेचेगा, खरीदेगा, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, पैराग्राफ नंबर 5, नीड फॉर एंड द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, इस चैप्टर के पैराग्राफ 5। तो ये जो पैराग्राफ मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मे बी यू कैन बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर सून इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और जस्ट फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन, एंड इट इज अ ग्रोइंग बिजनेस. It's a very interesting profession also because you get to meet a lot of people in different fields you meet, you give them different advices, okay, they have different requirements, so it also challenges your intelligence, okay, and you feel very happy if you find that your client's wealth has grown over a period of time. But the question is, why would somebody need a portfolio manager and what benefit you will provide it to him? So let us understand why we need a portfolio manager, why you will be needed in future. First point is, investors lack awareness and they do not have the time to do research on his own. True or false? True for most of the investors, because investors have limited awareness about the companies. Okay, they don't know what exactly that company is doing, what is their profit, what is their sales, what is their product line, उनका मैनेजमेंट कैसा है, ओके, कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, हमें सब कुछ नहीं पता या बहुत कुछ नहीं पता। एंड क्या हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम खुद जाकर उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें? ठीक है, कल को मैं बोलूँ कि जाओ ये आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन उसके पहले थोड़ा रिसर्च करना कि कंपनी कैसी है, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप उसकी लास्ट के 3 साल की बैलेंस शीट, 3 साल के पिनल अकाउंट, 3 साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, उस ये इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है, इसकी कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, और वहाँ पे लेबर का प्रॉब्लम क्या है, ये सब आपको पहले स्टडी करना होगा। उसके बाद आप एक इंडस्ट्री और एक कंपनी चूज करेंगे, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो दैट इज व्हाई यू नीड अ पोर्टफोलियो मैनेजर। देन टेक्निकलिटीज आर इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट। तो बहुत बार अब इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसको बैंक के साथ लिंक करना है, बहुत सारे KYC रिलेटेड नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, उसके बाद फॉर्म्स भरने हैं डिफरेंट टाइप्स, ठीक है,
फिर उसको अलग अलग जगहों पे सबमिट करना है। अब कई लोग को पता ही नहीं रहता कि भाई मैं कहाँ जाकर ये इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है, कौन सा फॉर्म भरूं, ये फॉर्म भरूंगा सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर। नाउ दे आर वेल क्वालिफाइड, दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको अगर यहाँ इन्वेस्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर वहाँ इन्वेस्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। म्यूचुअल फंड अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, शेयर परचेस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लो गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदना है आपको तो उसके लिए क्या करना होगा, और गोल्ड खरीदना है या गोल्ड ईटीएफ खरीदना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो उसके लिए क्या करना होगा। कुछ कुछ चीज़ तो आपको भी शायद नहीं याद है कि हमें क्या करना होता है। आप जब कितने क्वालिफाइड हैं, फाइनल स्टूडेंट हैं, एक आम व्यक्ति की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। किसी आम व्यक्ति को आप पूछो कि क्या आपने कभी शेयर में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो सीधा बोलेगा नहीं, मुझे ये सब चीज़ समझ में नहीं आती, क्या करना है क्या नहीं। सो आई डोंट गो, आई सिंपली गो टू माई नियरेस्ट बैंक एंड आई डू फिक्स डिपॉजिट और आई परचेस गोल्ड। और कुछ लोग बोलेंगे कि हम पोस्ट ऑफिस में वो एफडी वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज़ कम है, बट उसमें आप देखेंगे कि उसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम होता है। जो हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर्स होंगे और अगर वो अगर एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो मुश्किल से 2-2.5% 3% रिटर्न मिलता है आजकल। लेकिन वही अगर आप अच्छे शेयर्स, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो, 10-15% हो जो, लेकिन उसके लिए आपको कोई बताने वाला चाहिए। दैट इज वेयर द पोर्टफोलियो मैनेजर रोल कम्स इनटू पिक्चर। नेक्स्ट रीजन व्हाई वी नीड अ पोर्टफोलियो मैनेजर, अ लार्ज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल। अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ इक्विटी शेयर परचेस करो, ये लो मेरे 1 लाख रुपए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, हाँ दे नहीं रहा हूं, मैंने स्टूडेंट को 1 लाख रुपए दिया और बोला कि जाओ इसको शेयर मार्केट में लगा दो 1 महीने के लिए, जो भी रिटर्न आएगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। अब वेयर विल यू इन्वेस्ट, चलो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 4,500-5,000 शेयर लिस्टेड है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो 1,000-1,500 शेयर की अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है रोज, और आपके पास आप 1 लाख रुपए, 1 लाख में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है या 5 लाख है कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग इशू, चैलेंजिंग इशू आ गया। ओके, मैं बोलूंगा ठीक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जाओ 1 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो इंडिया में करीब 40 फंड हाउस हैं। फंड हाउस मतलब जैसे HDFC म्यूचुअल फंड एक फंड हाउस हो गया, रिलायंस म्यूचुअल फंड, फिर इनके अंदर भी करीब 50 से 60 स्कीम्स ये ऑफर करते हैं आपको। एक एक स्कीम के अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग थीम रहती है, कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन है कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, आपके साथ बैठकर आपकी रिस्क एपेटाइट को समझेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, आपकी कैश फ्लो को समझेगा, आप कितने होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो समझेगा, और उसके हिसाब से आपको बोलेगा कि आपको कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, विद इन एन एसेट क्लास कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। अगला जो प्रॉब्लम है कि सिक्योरिटी मार्केट्स आर वेरी वोलाटाइल। ओके, यानी शेयर का मार्केट जो है वो कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है। आपने पिछले कुछ समय में नोटिस किया होगा कि सेंसेक्स जो है 41,000 गया और फिर 25,000 भी हो गया, फिर 35 भी हो गया, फिर 28 भी हो गया। अब इतनी वॉलाटिलिटी है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर तो बेचारा वो डर जाएगा, सक पका जाएगा, ठीक है, एंड ही विल नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ही विल से कि नहीं मेरा एफडी ठीक है। लेकिन आजकल एफडी में भी तो रिस्क है। यस बैंक की कथा पता ही है आपको, ओके, पंजाब नेशनल बैंक, फिर वो बॉम्बे में एक कोऑपरेटिव थी, उसका भी नाम पी से था, ठीक है।
तो कुछ कुछ तो बैंक वाले भी आपको आपके एफडी का भी पैसा नहीं देने को तैयार है। तो बेचारा इन्वेस्टर जाए तो कहाँ जाए? तो उस केस में ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर बिकॉज दे नो कि सिक्योरिटी मार्केट्स आर वोलेटाइल एंड हाउ टू गेट ओवर विद दिस। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स लैक अवेयरनेस। जो हमने देखा, बहुत सारे ऑप्शंस उसके सामने, बेचारा कंफ्यूज्ड है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा? ही विल अंडरस्टैंड and he will help you to make an intelligent and informed choice between alternative investment opportunities। तो अगर अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर होगा तो आपको बोलेगा देखो ये 3 ऑप्शंस हैं, इसके ये एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाई यू शुड सिलेक्ट बी एंड नॉट ए एंड सी, और व्हाई यू शुड सिलेक्ट ए एंड बी इन सम रेशियो। ठीक है, सो ये सब क्या है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है आपसे बैठ के आपसे प्रश्न उत्तर करके आपसे समझता है और उसके बाद आपको आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सजेस्ट करेगा। ऑफ कोर्स इफ इज इंटरेस्टेड इन द क्लाइंट, नॉट ऑन हिज ओन पर्सनल इनकम। Portfolio managers are experts in the respective field. Due to their knowledge and expertise, they meet the needs of the investor by rendering services in helping them to invest their funds profitably. A good portfolio manager always looks at the benefit of a client. If the client makes profit, he will also get some income out of it. His reputation also goes up. If the client suffers loss, then the client may not continue with him in the long run. So what the portfolio manager should do? Of course, he should give the first priority to his client and keep the interest of the client paramount, supreme. Okay. Next है functions of portfolio manager. बहुत सारे स्टूडेंट पीएमएस सर्विस में जाना चाहते हैं, ऐसा उनसे बात करके पता चला। कई लोग क्वालिफिकेशन जब मिल जाती है डिग्री तो फिर पूछते हैं कि सर मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है और फ्यूचर में पोर्टफोलियो मैनेजर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। आजकल आप देखेंगे लगभग सभी बैंक्स वगैरह में वो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, वो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके घरों पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते हैं। तो बैंक्स हो गया, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या आप खुद का भी एक पीएमएस स्टार्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और ये क्लाइंट के बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर। क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ही आसान प्रोफेशन है? माय आंसर विल बी no, because you have to do lot of studies, lot of research, and you have to know business models. You have to be very active and dynamic. Okay, तो आप कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नॉट ब्रोकरेज या ब्रोकर सर्विस। ब्रोकर आपको सिर्फ बाई और सेल करता है जो आप बोलते हो। पोर्टफोलियो मैनेजर पूरे आपके पोर्टफोलियो को, आपके रिस्क एपेटाइट को देखकर, आपकी करंट इनकम स्टेटस को देखकर, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखकर, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को समझकर वो आपके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाता है जिससे आपको बेनिफिट मिले, रिस्क कम हो। ठीक है, तो इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन दैट ब्रोकरेज पार्ट और कमीशन पार्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू विल हैव टू डू इन केस इफ यू डिसाइड टू बिकम पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये पैराग्राफ याद रखना, ये मेरी बुक संभाल के रखना, काम आएगा आपको। फर्स्ट इज टू स्टडी द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द कैपिटल मार्केट एंड क्लाइंट इन्वेस्टमेंट। कंटिन्यूसली आपको कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको देखना है कि क्या स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी सेक्टर में आ रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर इम्प्रूव हो रही है, फेवरेबल हो रही है या अगेंस्ट हो रही है। दैट इज कॉल्ड स्टडिंग द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आरबीआई की पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है, सीबी की पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही, इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस है, एक्सचेंज रेट का क्या स्टेटस है, इन जनरल
प्राइसेस का क्या स्टेटस है, कमोडिटी प्राइसेस का, क्योंकि ये जो सारे चेंजेस मैंने आपको बताए इससे किसी न किसी कंपनी के शेयर प्राइस पे अफेक्ट पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन कर दे तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ कंपनी को अफेक्ट पड़े जो फॉरेन इनपुट पे डिपेंडेंट हो, राइट। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो कई सारे इंपोर्टर्स को दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये आपको जानना है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे किसी सेक्टर को फायदा या किसी सेक्टर को नुकसान होगा, ये आपको जानना है। एंड देन टू स्टडी द सिक्योरिटी मार्केट, आपको कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करना है कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों कारण से बढ़ रहा है, घट रहा है, और आगे उसका क्या फ्यूचर आपको दिखता है। क्या स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है या घटने वाला है, या कोई स्टॉक इंडस्ट्री बढ़ने हैं, घटनी है, ये सब आपको देखना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करने वाली आने वाले समय में, टेलीकॉम इंडस्ट्री का क्या होने वाला आने वाले समय में, उसका सिक्योरिटी मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पढ़ना है। कंटिन्यूसली आपको जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज अनाउंस होती है जगह जगह पे, हर एक इंडस्ट्री की एक मिनिस्ट्री है और वो समय समय पे कुछ पॉलिसी अनाउंस करती है। एफडीआई पॉलिसी अनाउंस होती है, आरबीआई अपने पॉलिसीज को अनाउंस करता है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, घटाता है, वो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एसएलआर कम ज़्यादा करता है, बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं बीच बीच में ऐसा करो वैसा करो। ये सारी गतिविधियों पे आपको नज़र रखनी है और इसका शेयर मार्केट पे और सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको समझना है और क्विकली रिएक्ट करना है। जब तक वेट करोगे तब तक प्राइसेस चेंज हो चुकी होगी, डैमेज हो चुका होगा, या एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हाथ से जा सकती है। इसलिए यू आर ऑलवेज एक्टिव ऑन ऑल दिस फ्रंट। देन you don't invest in an economy, you ultimately invest in a particular company which belongs to a particular industry. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदना चाहते हैं, वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि इस इंडस्ट्री के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उससे उसकी प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टर का क्या एटीट्यूड है। मान लो आप स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाटा स्टील में, तो आपको देखना है स्टील इंडस्ट्रीज के क्या क्या प्रॉब्लम है और वहाँ पे क्या फैक्टर प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है इस कंपनी की। नेक्स्ट है कि आपको फाइनेंशियल बिहेवियर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर प्लेयर्स को भी देखना है। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, हमारे जैसे आपके जैसे, जो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में शेयर परचेस करते हैं। हम लोग स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं कर सकते, वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्स, बट देन देर आर लार्ज इन्वेस्टर्स who can actually influence the stock market. For example, जो foreign direct investment होता है, foreign institutional investment होते हैं, फिर इंडिया में जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ओके, और इस तरह से बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, ये एक ही बार में करोड़ों और हजारों करोड़ रुपए के शेयर्स बाय या सेल करती है और जिसकी वजह से शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता है। तो हमें देखना है कि किस सेक्टर में पैसा आ रहा है, किस सेक्टर से पैसा ये निकाल रहे हैं। इसलिए आप न्यूज़पेपर अगर देखते हैं तो लिखते हैं कि इस महीने एफआईआई ने $2 बिलियन इंडिया में लगाया, या इस महीने $4 बिलियन उन्होंने निकाला। इससे शेयर प्राइस पे अफेक्ट पड़ता है और ऑफ कोर्स इससे आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो पे अफेक्ट पड़ता है। अगला फंक्शन क्या है कि समय समय पर अपने इन्वेस्टर से मिलिए, प्रेजेंट इन्वेस्टर से मिलिए, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से मिलिए, उनको काउंसलिंग कीजिए, सजेशन दीजिए कि कब इन्वेस्ट करना है, किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, ओके, कब रीशफल करना है। नेक्स्ट इज टू कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स टू अटेन मैक्सिमम रिटर्न एट अ लोअर रिस्क। बहुत सारे क्लाइंट जो है वो खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, दे नीड समबडी टू गाइड देम। उनको कोई हैंड होल्डिंग के लिए चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, कहाँ सबमिट करना है, ये सारा काम पोर्टफोलियो मैनेजर उनके बिहाफ में करता है। वो आपको सिर्फ बोलेगा कि सर आप इस फॉर्म पे यहाँ पे सिग्नेचर कर दो, बाकी पूरा डिटेल मैं भर दूंगा और मैं इसको सबमिट कर दूंगा जहाँ चाहिए, और आप बस ध्यान रखना अपना।
ठीक है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर आपको बहुत सारी और भी वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो टैक्स प्लानिंग भी आपके लिए कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। आपके बिहाफ में वो इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर सकते हैं और आपकी सिक्योरिटीज़ को भी वो सेफ कस्टडी में रख सकते हैं, उसको कस्टोडियन सर्विस बोलते हैं। एंड दे हेल्प यू टू डू अदर फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर एट्सेट्रा। ओके, तो ये आप पैराग्राफ, थियरी पैराग्राफ सिर्फ नहीं है, ये एक बहुत ही रियल लाइफ पैराग्राफ है जिसको आप यूज़ करेंगे आने वाले समय में अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में जाते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ पढ़ना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आप में से पोर्टफोलियो मैनेजर बने। एक तो स्टूडेंट ही हमारी पोर्टफोलियो मैनेजर बन गई और मेरे पास ही आ गई, सर मुझे आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो फिर मैंने बोला फिर मैं क्या करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और कई बार थियरी क्वेश्चन भी आने की उम्मीद रहती है। फर्स्ट इज द पोर्टफोलियो मैनेजर शुड इंश्योर कि जो हम प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं वो सिक्योर रहे, बिकॉज अगर प्रिंसिपल ही डूब गया तो आदमी को बहुत दर्द होता है। सेकेंड है कि आपकी इनकम एक स्टेबल इनकम जनरेट हो। कोई भी आदमी सोचता जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ तो इनकम जनरेट होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए। सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा, हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़े, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। पोर्टफोलियो शुड बी सच दैट इट शुड बी मार्केटेबल, यानी कि फ्यूचर में हम अगर उसको बेचना चाहें किसी को, अपने स्टॉक को, तो बेच सकते हैं। अगर आपने मान लो प्राइवेट कंपनी का शेयर अक्वायर कर लिया, उसको बेचना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपने लैंड अक्वायर कर लिया तो उसको बेचना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो में आपको इस ढंग से ध्यान रखना है कि अगर चाहिए तो आप उसको सेल कर सके, उसकी एक मार्केट हो, नहीं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। फिर पोर्टफोलियो शुड गिव यू लिक्विडिटी, यानी ये दो पॉइंट काफ़ी रिलेटेड ही है। इन केस इफ यू वांट यू कैन बाय, इन केस इफ यू वांट यू कैन सेल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यू शुड गेट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सर डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स यू शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज सच दैट योर रिस्क इज रिड्यूस्ड। मान लो किसी भी इकोनॉमिक इवेंट की वजह से एक कंपनी का वैल्यू घट गया तो दूसरे का शायद उसी इवेंट की वजह से बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल देंगे, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल, कि एक कंपनी आइसक्रीम बनाती है और एक कंपनी कॉफ़ी हो। तो अब क्या होगा, समर अगर मान लो इंडिया में बहुत समर का प्रभाव ज़्यादा है तो इसमें आपका लो रिटर्न आएगा, क्योंकि लोग समर में ऐसे हॉट कॉफ़ी तो नहीं पियेंगे ज़्यादा। लेकिन आइसक्रीम का रिटर्न बहुत बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब देखना विंटर में क्या होगा, विंटर में यहाँ लो यहाँ हाई। तो अगर आपने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया तो या तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, फिर बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई किया तो आपको नुकसान कम होता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है। और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम रिस्क को और भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का थीम है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस द रिस्क इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। अगले कुछ दिन अभी आप यही पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। ओके, डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, अपनी जैसी कंट्री में जहाँ पे टैक्सेशन बहुत हाई है, कि आप इस तरह से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें कि आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो आप तो खुद मुझसे ज़्यादा समझदार इनकम टैक्स के मामले में। बहुत सारे इनकम टैक्स में सेक्शन है, एक तो मुझे याद है कुछ 80C है, एक सम 54 समथिंग है EC या कुछ तो, और कुछ 80CC, CD, B, वैसे बहुत सारे सेक्शन है C वाली रेंज में।
जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना, जब इन्वेस्ट करना ही है तो इस ढंग से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करो कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो, कहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स नहीं लगता है या लगता है, कहाँ पे कैपिटल गेन में टैक्स लगता है नहीं लगता है, और अगर कैपिटल गेन में टैक्स लगता है तो उसके लिए भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है कि अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा कम हो जाता है या एग्जेम्प्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म का रेट अलग है, लॉन्ग टर्म का रेट अलग है। तो कोई क्लाइंट अगर 11 मंथ्स के बाद बेचना चाहता है, उसको बोलो भाई 1-1.5 महीना और रुक जाओ, 1 साल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो आपका टैक्स रेट काफ़ी कम हो सकता है। तो इस तरह से क्लाइंट को आप एडवाइस कर सकते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी एक तरह से ये इसके लिए एक धर्म ग्रंथ है कि जब वो पोर्टफोलियो मैनेजर बनेगा तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेगा, ठीक है। इसको अपना धर्म समझो कि मुझे ये करना है। अब आप पोर्टफोलियो मैनेजर तो बन गए, करना क्या होगा? सो व्हाट आर द एक्टिविटीज इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? क्लाइंट आएगा, बोलेगा मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो क्या करेंगे उस समय? पहला है तो हम क्लाइंट से समझेंगे कि उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट और सिक्योरिटीज, अलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आइडेंटिफाइंग एसेट क्लास। तो क्लाइंट से बात करके आप समझेंगे कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। एक हो गया मान लो एसेट क्लास के नाम पे इक्विटी, एक हो गया फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, ओके, जैसे एफडी, डिबेंचर, बॉन्ड, और एक हो गया मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट क्लास। ओके, ये एक इक्विटी एक एसेट क्लास है। विद इन इक्विटी अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे। हमने डिसाइड किया कि ये 3 जगह इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए, समय कम है ना, तो और भी हो सकते हैं 4-5। पीएफ भी हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकती हैं, रियल इस्टेट हो सकता है। मान लो 3 डिसाइड किया, उसके बाद वेट्स डिसाइड करना। अब ये वेट अगेन इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कुछ आप इस तरह से वेट्स डिसाइड कर लो कि हम अपने टोटल पोर्टफोलियो का 50% इक्विटी में रखेंगे, 30% फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, एफडी, और 20% लेट से गोल्ड या ऐसा कुछ जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सिल्वर, क्योंकि इनकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है, घटते भी रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का एसेट क्लास है। और एक बार फिर हमने अब ये डिसाइड कर लिया कि इक्विटी में 50% इन्वेस्ट करना है, तो हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। मैंने कितना अमाउंट कहा था आपको? 50 लाख रुपए है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें इक्विटी में हम आधा डालेंगे 25 लाख। अब इक्विटी के अंदर अब आप जाओगे तो एक तो है कि आप डायरेक्ट शेयर्स परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाई शेयर्स, और दूसरा है म्यूचुअल फंड जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ओके, इसको हम बोलते हैं इक्विटी फंड्स। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करना है तो अब आपको यहाँ पे फिर डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने हैं। तो कोई बोलेगा कि मुझे बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, कोई बोलेगा एल&टी में करना है, थोड़ा सा एल&टी में डाल देंगे, थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाल देंगे, थोड़ा कोई बोलेगा जुबिलेंट फूड वर्क्स में डाल देते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग एसेट, अलग अलग कंपनीज के शेयर ढूंढने हैं। यहीं पर आपकी स्किल है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कि आप स्टॉक कैसे चुनते हैं। चुनने के लिए तो 1500 के ऊपर अच्छे शेयर हैं, मान लो 1000 भी है तो बहुत है, 100 भी है तो बहुत है। अब 100 में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे 25 लाख रुपए को। तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, आपके रिस्क को समझता है, मार्केट की स्टडी करता है, और फिर वो उस 25 लाख को कुछ चुनिंदे शेयरों में अलोकेट करेगा। कितने शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। यानी
कुछ मेरे हिसाब से 15-20 शेयर में तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन हो सके। और जो शेयर्स आप सिलेक्ट करते हैं वो डाइवर्सिफाइड ग्रुप का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मार्केट बढ़े तो सारे बढ़ जाएं, लेकिन घटे तो फिर सारे घट जाएं। यानी आप ऐसा मत करना कि एसबीआई का भी शेयर ले लेना, एक्सिस बैंक का भी ले लेना, आईसीआईसीआई बैंक का भी ले लेना और वो एचडीएफसी बैंक का भी ले लेना, विजया बैंक का भी शेयर लेना। तो आपने क्या किया, बोला मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है ना, चलो जितनी भी बैंकिंग कंपनी है सबके शेयर खरीद लेते हैं 25 लाख रुपए तक के। अब क्या होगा कि अगर कोई न्यूज़ आइटम ऐसा आ गया जो बैंकिंग सेक्टर को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, ओके, गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगले 6 महीने का इंटरेस्ट वेवर दे दो क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, मीडियम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है। तो भाई गवर्नमेंट तो इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी, लेकिन इस बैंक का क्या होगा जिसका 6 महीने का इंटरेस्ट वेवर का एक नोटिफिकेशन आ गया, वो तो डूबेगी, सारे बैंक डूबेगी, आपका पूरा पोर्टफोलियो डूबेगा। तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर की स्किल काम आती है कि वो ऐसे ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करे कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले। उसी प्रकार फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर आपने कहा 30% मुझे फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में करना, जहाँ मुझे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, एफडी, ओके। तो उसमें भी फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा किसी बैंक की एफडी में करेंगे, थोड़ा किसी कंपनी के डिबेंचर में करेंगे, थोड़ा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में करेंगे, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले। उसके बाद आप गोल्ड और सिल्वर में भी थोड़ा थोड़ा अलोकेट करते हैं। सो दैट इज हाउ पोर्टफोलियो मैनेजर वर्क्स, ओके। पहले एसेट क्लास, उसके बाद प्रपोर्शन, उसके बाद स्पेसिफिक सिक्योरिटी विद इन द एसेट क्लास। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, राइट। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में मैंने देखा है, आ चुका है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिस्क, राइट। क्लाइंट और आप बैठे हैं, क्लाइंट को आप बोल रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो। तो जनरली क्लाइंट क्या क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन इसमें रिस्क क्या है, वो रिस्क भी जानना चाहता है। तो जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इनमें से कोई ना कोई या 2, 3, 4 रिस्क भी उस सिक्योरिटी या उस इन्वेस्टमेंट या उस एसेट क्लास में हो सकते हैं। इज इट राइट? तो ये आपको भी जानना जरूरी है और आपको आपके क्लाइंट को एक्सप्लेन भी करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए टिक कर लेना, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिस्क। बहुत सारे लोग जब आप सीए बन जाएंगे आपके पास आएंगे, ठीक है, मेरे पास भी आते कई बार, सर मुझे बताओ कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सीए बन गए तो मतलब आपको लगता है लोगों को कि ये तो एकदम फाइनेंस की दुनिया का चैंपियन ही हो गया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने क्लाइंट को रिस्क से अवगत करा दें, रिस्क को बता दें कि देखो यहाँ ये रिस्क है, और रिस्क जानने के बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस इज योर कॉल, ओके। आप सोचेंगे कि बिल्कुल ही रिस्क ना हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी सिक्योरिटी में बिल्कुल रिस्क ना हो ये पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई रिस्क तो होगा ही। तो जरा मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ओके। ये हमने एक, जिन्होंने पहले अगर कर लिया है, बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में भी पढ़ा था। अब क्या होगा कि मान लो आपने एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, आप बोलो, बॉन्ड की वैल्यू घटेगी। तो अगर आपका ये बॉन्ड को अगले साल बेचने का प्रोग्राम था और इसी दौरान मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी और आपको नुकसान होगा, ठीक है। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैलेंस शीट में 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस की बैलेंस शीट में देखोगे तो करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जब फ्यूचर में उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो इनको बेच देते हैं वो मार्केट में। बॉन्ड्स का भी एक मार्केट होता है जैसे शेयर का मार्केट है। वो जब बेचने जाएंगे तो देखा कि मार्केट में तो उसकी वैल्यू घट के
940 करोड़ हो गई है, तो 60 करोड़ का नुकसान हो गया। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। हायर द एज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज अप, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल फॉल, और आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है। दूसरा रिवर्स भी हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और बाद में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, तो इसमें आपकी जो री इन्वेस्टमेंट इनकम होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने के बाद उसको जब री इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो री इन्वेस्टमेंट इनकम भी कम हो सकती है। तो बढ़ा तो भी घाटा, बॉन्ड की वैल्यू घट जाती है, इंटरेस्ट रेट घट गया तो आपकी री इन्वेस्टमेंट इनकम कम हो जाएगी। ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट रिस्क पे मैं स्पेशल डिस्कशन करूंगा, परचेजिंग पावर रिस्क। कई स्टूडेंट ये आर्गुमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड में कोई रिस्क नहीं है। आप आज 1 लाख इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, इंटू 1.06 टू द पावर 5 साल के बाद आपको आपका जो अमाउंट डिसाइडेड है वो मिल जाएगा 6% के रेट से 5 साल के बाद। आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा और ये 6% एनुअल कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है? ये रिस्क है। तो यहां पर एक बहुत ही सीरियस रिस्क है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क, यानी परचेजिंग पावर रिस्क। यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द सेम परचेजिंग पावर। आज जो चीज आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो, 5 साल के बाद आपको यहां पर एक वैल्यू मिलेगी। थोड़ी देर के लिए सिर्फ रफ आंसर लिख लेते हैं, मान लो 1,40,000, रफ आंसर, कैलकुलेशन मत देखना, कैलकुलेशन में अलग आएगा। यही गुड्स एंड सर्विस इन्फ्लेशन रेट मान लो इंडिया में 8% है। आपको पता ही, आप आसपास देखो, वस्तुओं की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल 70 से 80 रुपए हो जाता है, आपका तो कॉस्ट बढ़ा, दूध 50 रुपए का 70 रुपए हो जाता है, वेजिटेबल्स बिकम्स एक्सपेंसिव, राइस बिकम्स एक्सपेंसिव, ओके, पल्सेस बिकम एक्सपेंसिव, clothes become expensive, education become expensive, okay. You will find that after 5 years the same basket of goods and service, for example, same basket of goods and service will cost you 1,80,000. Now government will give you 1,40,000, but you will need 1,80,000 to consume the same basket of goods and service. This is called inflation risk. You lose the value of your money if the rate of interest is less than the rate of inflation. Inflation का रेट अगर ज़्यादा है, उस इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो एक्चुअली आप लूज कर रहे हैं, मनी की परचेजिंग पावर को लूज कर रहे हैं। आपको जो अमाउंट मिलता है वो कम मिलता है जितना मिलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट रिस्क जो आप सब जानते हैं, बिजनेस रिस्क। व्हेन यू बाई शेयर, जब आप शेयर बाई करते हो तो जो उस कंपनी का बिजनेस रिस्क है वो रिस्क आप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो सॉफ्टवेयर कंपनी के कुछ बिजनेस रिस्क होते हैं। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो ये टेक्नोलॉजी रिस्क जो है वो सिर्फ उस कंपनी का नहीं है, वो आपका भी है। टेक्नोलॉजी कंपनी में स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज होती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कई बार होता है वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाते हैं, कंपनी को दिक्कत होती है, ओके। इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, बिकॉज ये तो सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी कोई भी बनाकर सेल कर सकता है, तो इंटरनेशनल लेवल ऑफ कंपटीशन है। आप सिर्फ इंडियन कंपनी के साथ ही नहीं, आप फॉरेन कंपनीज के साथ, अमेरिकन कंपनीज के साथ आप कॉम्पीट करते हो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो ये हो गया बिजनेस रिस्क। तो ये रिस्क सिर्फ कंपनी का नहीं, आपका भी है, ओके। कई बार टेक्नोलॉजी कुछ इतनी फास्ट चेंज होती है कि जब तक आप सिचुएशन को रिवाइव कर सकें, आप बिजनेस से बाहर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हैं एक वर्ल्ड लीडर इन मोबाइल फ़ोन कंपनी हुआ करती थी
जो टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाती है और मोबाइल फ़ोन हैंडसेट बनाती है। Once upon a time, it was a market leader holding more than 90% of the global market share. Now, where is that company? It is not holding enough of the market share now because the technology changed very fast. From a keypad-based mobile phone, it moved to touch-screen mobile phone with latest software and lot of features which this company took time to incorporate. Okay. तो एक तरह से रिस्की हुआ ना, अगर जिन्होंने नोकिया के शेयर खरीदे होंगे उनको घाटा होगा, ठीक है। तो दैट इज बिजनेस रिस्क। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मीन्स अगर कंपनी की बैलेंस शीट में डेट है, ओके, यानी उनका डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, कंपनी ने बहुत सारा लोन ले रखा है, तो अब क्या होगा, ये कंपनी डूब सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कंपनीज लाइक जेट एयरवेज डूब गई, इसकी भाई किंगफिशर, ओके, देन सर्टेन बैंक्स। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो एक चीज ध्यान रखना, इतना तो आप कर ही सकते हो कि उस कंपनी की लेटेस्ट बैलेंस शीट में जाकर उसका डेट इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हो आप। कोई बड़ी बात नहीं, बैलेंस शीट में आपको शेयर होल्डर फंड दिखता है तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड ले लेना, रहता है ना, रिजर्व एंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड, और उसको नीचे एक नॉन करंट लाइबिलिटीज दिखती है, उसमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज निकाल लेना, डिबेंचर क्या है। और अगर ये रेशियो आपको लगे कि ज़्यादा है तो मतलब फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो इन्वेस्टर्स एसेट बेचेंगे, कंपनी को कोर्ट में लेके जाएंगे, कंपनी की शेयर प्राइस घटेगी और वो रिपे नहीं कर पाएगी। फाइनेंशियल रिस्क का एक और उदाहरण, आपकी कंपनी वो जो फ़ोन यूज़ करते आइडिया, एयरटेल, हेविली डेट ओरिएंटेड कंपनी है और हो सकता है कि शायद इनमें से कोई एक आध टेलीकॉम कंपनी बंद भी हो जाए। नेक्स्ट होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बहुत ही खतरनाक रिस्क आप लेते हो, वो होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू कैश। एसेट है लेकिन उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या काम का, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो मैं दूंगा, वो जो इनकम टैक्स में आप अंडर सेक्शन 80 से इन्वेस्ट करते हो कुछ बॉन्ड्स वगैरह में, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में, वहां पर एक बड़ा चक्कर है कि वो 5 ईयर का लॉक इन पीरियड दे देते हैं आपको, या वो ELSS स्कीम में आप करते हैं ना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, वहाँ पे वो कुछ तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। ये लिक्विडिटी रिस्क है। इसमें भले आपने 15 लाख रुपए लगा दिया, 3 साल तक ये पैसा अभी आप निकाल नहीं पाओगे। What if you need funds within 3 years? Your money is locked. और another example, for example, आपने लैंड में इन्वेस्ट किया है, it has a liquidity risk because if you want to sell the land, it is not very easy to find a buyer in short notice. It will take months and years to find a buyer and an appropriate price for your asset. Okay. एक अभी लिक्विडिटी रिस्क हमने और देखा कि जिन लोगों ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या किया, डेट फंड की स्कीम्स को क्लोज कर दिया और बोला इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा अब अगले 5 सालों में, तो आपका पैसा तो अटक गया। दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। ओके। या आपने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया, ओके, जैसे यस बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ उनका फ्रॉड हुआ, जो भी हुआ, उन्होंने कहा कि अभी आप रोज सिर्फ 10,000 रुपये या ऐसा कुछ एक अमाउंट आप बस विड्रॉ कर सकते हो, तो आप तो फंस गए। आपने तो उस अकाउंट खोला था ये सोच के कि जब चाहो पैसा विड्रॉ करो, उधर जाओ तो पैसा विड्रॉ नहीं करने देते हैं, तो यह लिक्विडिटी रिस्क, पैसा आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। और एक होता है मार्केट रिस्क।
क्लाइंट को जरूर बताना कि मैं आपको जितनी भी प्लानिंग करके दे दूं वो अभी के सिचुएशन के बेसिस पे, अभी के बेसिस के एनालिसिस पे है, लेकिन कई बार मार्केट में कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जिसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज नहीं कर सकते। इस मैसिव स्केल पे कुछ डिसरप्शन हो सकता है कि पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो जाए या बॉन्ड मार्केट क्रैश हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। शेयर की प्राइस, ओके, कुछ कुछ कंपनी की शेयर प्राइस साल भर पहले 200 रुपए थी, अभी 5 रुपए है। कुछ ऐसी कंपनी जिनकी प्राइसेस 1700 रुपए भी थी, 150 130 में चल रही है। मार्केट सिचुएशन बहुत बदल गया है, ठीक है। तो ये होता है मार्केट रिस्क। यानी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे काम करते हैं जिससे शेयर की प्राइस कम हो सकती है। जैसे कोई मान लो वॉर हो गया, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, यूएसए ईरान टाइप का, या कोई पेंडेमिक आ गया, ठीक है, स्वाइन फ्लू, कोरोना, तो शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। तो कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, ओके, एकदम ऐसी गवर्नमेंट आई जिसको मेजॉरिटी नहीं है, जिन्होंने 15-20 पार्टी को मिला के सरकार बनाई है, तो मार्केट क्रैश हो सकता है, लाइक दिस। अब ये रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखना हर एक इन्वेस्टमेंट में इनमें से एक या एक से ज़्यादा रिस्क जरूर है। चाहे वो एफडी हो, एफडी है तो क्या रिस्क है? इन्फ्लेशन रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, वो बैंक की फेल हो गई। गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। शेयर मार्केट में there is market risk, financial risk, business risk. Okay, so these are the different sources of risk. Now we'll continue tomorrow.